नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 42 आज आपके लिए लेकर आया हूं। टोटल 2500 प्रश्नों की ये सीरीज है जो कि रीट एग्ज़ाम 2022 पात्रता परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, साथ ही थर्ड ग्रेड मुख्य पेपर जो आपके जनवरी में आयोजित होने वाला है, ये तो आपके जुलाई में आयोजित होगा पात्रता का, और जो जनवरी 2023 में आयोजित होने वाला है थर्ड ग्रेड का मुख्य पेपर, उसमें भी दोनों लेवल के लिए साथियों बहुत ही उपयोगी ये शिक्षण विधियों की सीरीज है। तो शिक्षण विधियाँ यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, मतलब पात्रता में भी और मेन पेपर में भी। इसलिए शिक्षण विधियों के टेस्ट को मिस मत किया करो आप लोग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। आपके पहला प्रश्न है, खेल विधि है, अध्यापक केंद्रित है, विद्यालय केंद्रित है, छात्र केंद्रित है और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो, कोई नहीं वाला विकल्प आपका आंसर नहीं होता है। अब आपके पास बच रहे हैं यहाँ पर 3 विकल्प। क्या खेल विधि अध्यापक केंद्रित होती है? अध्यापक केंद्रित मतलब जिसमें अध्यापक सक्रिय रहता है। तो खेल विधि में सक्रिय कौन रहते हैं? छात्र रहते हैं, अर्थात खेल विधि क्या है फिर? छात्र केंद्रित विधि है साथियों। तो पहले प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। आपके दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न नंबर 2, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक छात्र सहभागिता है, एक छात्र की सहभागिता है, यह तभी कहा जा सकता है यदि वह शिक्षक के प्रश्नों का उत्तर देता है, अपनी तरफ से पहल करता है, दूसरों के विचारों पर प्रतिक्रिया देता है और संबंधित प्रश्न पूछता है। तो देखो, बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही है, तो उस समय छात्र की सहभागिता मतलब छात्र वहाँ पर सक्रिय है या नहीं है, उसका मन लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्या वो सीखने के लिए तत्पर है, तैयार है, इस चीज़ की जानकारी अब आपको कब होगी? जब वो प्रश्नों का उत्तर देता है या अपनी तरफ से पहल करता है, या दूसरों के विचारों पर प्रतिक्रिया देता है, या संबंधित प्रश्न पूछता है। तो दिए गए विकल्पों में से जो बेस्ट आंसर है वो है विकल्प नंबर 4। जब बालक जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हो उससे संबंधित प्रश्न अगर वो आपसे पूछता है, मतलब उसको जानने की इच्छा है, वो चाह रहा है कि मैं इस चीज़ को सीखूं, तो तभी हम कह सकते हैं कि छात्र की सहभागिता है। विकल्प 4 आपके प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 3 की ओर। तीसरा प्रश्न है आपके, निष्पत्ति परीक्षणों का प्रयोग बालक के शैक्षिक विकास का पता लगाने के लिए किया जाता है। दूसरा है, अध्यापक द्वारा बालक की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए किया जाता है। तीसरा है, बालक की पूर्व योग्यता के विषय में जानकारी के लिए किया जाता है। और चौथा है, अध्यापक द्वारा छात्र की सामाजिक स्थिति का पता लगाने के लिए किया। तो साथियों, प्रश्न नंबर 3 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखो, यहाँ पर निष्पत्ति परीक्षणों की बात की जा रही है। निष्पत्ति परीक्षणों को उपलब्धि परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको उपलब्धि परीक्षण भी कहते हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि छात्रों ने कितना ज्ञान ग्रहण किया है। तो यहाँ पर सामाजिक स्थिति का पता इससे नहीं लगता है, ना ही पूर्व योग्यता के विषय में जानकारी होती है, ना ही आर्थिक स्थिति को जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो फिर एक ही विकल्प बच रहा है आपके, विकल्प नंबर 1। साथियों, प्रश्न संख्या 3 में सही आंसर रहेगा आपके प्रथम विकल्प। बालक के शैक्षिक विकास का पता लगाने के लिए निष्पत्ति परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। तो प्रथम विकल्प आपके प्रश्न नंबर 3 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। चौथा प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 4 है, संकेतक है, श्रव्य सामग्री है, दृश्य सामग्री है, श्रव्य दृश्य सामग्री है और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं वाला विकल्प हम यहाँ से हटा देते हैं। देखो, संकेतक जिसको इंग्लिश में पॉइंटर के नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है साथियों? इसको पॉइंटर इसको कहते हैं। और यह श्रव्य या श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, बल्कि यह सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक दृश्य सामग्री है। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर रहेगा। संकेतक क्या है साथियों? एक दृश्य सामग्री है, जिसके माध्यम से हम बिंदुओं को यहाँ पर बिंदुओं को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। तो पांचवा प्रश्न है आपके, निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली का गुण नहीं है। कौन सा गुण निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली का नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है।
तो इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। दूसरा विकल्प है भाव अभिव्यक्ति के गुणों की इसमें पालना होती है। तीसरा विकल्प है समस्या के प्रति स्वयं का दृष्टिकोण विकसित होता है। और चौथा विकल्प है परीक्षा फल में विश्वसनीयता होती है। तो जो गुण निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली का नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 5 में करना है। साथियों, निबंधात्मक मतलब बड़ा प्रश्न, ठीक है, मतलब प्रश्न तो छोटा होता है लेकिन उसका उत्तर व्यापक रूप से देना पड़ता है। तो इसमें हम अभिव्यक्त अपने विचारों को अच्छी तरह से स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। भाव अभिव्यक्ति के गुणों की इसमें पालना होती है। खुद का जो दृष्टिकोण है समस्या के प्रति वो विकसित होता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि परीक्षा फल में विश्वसनीयता निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली में नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब इसका मूल्यांकन किया जाता है तो अलग अलग जो मूल्यांकन करता होते हैं, जैसे मैंने इसका मूल्यांकन किया निबंधात्मक परीक्षा का तो मैंने अलग नंबर दे दिए, आपने किया तो आपने अलग दे दिए। तो इस प्रकार इसमें परीक्षा फल में विश्वसनीयता नहीं पाई जाती है। फोर्थ विकल्प आपके 5वें प्रश्न में सही है। परीक्षा फल में विश्वसनीयता जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उनमें पाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। 6वां प्रश्न है छात्र गाय को सजीव तथा पत्थर को निर्जीव बताता है। इसमें उसने किस उद्देश्य की प्राप्ति दर्शाई है? ज्ञान की, कौशल की, अभिवृत्ति की और अवबोधन की। तो यहाँ पर मैंने पिछले टेस्ट में भी आपको बताया था कि जहाँ पर अंतर करने की बात की जाती है साथियों, वहाँ पर अवबोध उद्देश्य की प्राप्ति होती है। किस उद्देश्य की प्राप्ति होती है? अवबोधात्मक उद्देश्य की प्राप्ति होती है। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न नंबर 6 में सही है, क्योंकि छात्र के द्वारा गाय को क्या बताया जा रहा है कि सजीव, और पत्थर को क्या बताया जा रहा है? निर्जीव। मतलब वह सजीव और निर्जीव में अंतर करना सीख गया है। तो प्रश्न संख्या 6 में आपके चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। 7वां प्रश्न देख लेंगे आपके प्रश्न नंबर 7। किस विधि में छात्र अपनी सीखने की गति के अनुसार सीख सकता है? संभाषण प्रदर्शन विधि में, प्रयोग विधि में, हुरिस्टिक विधि में और नियोजित अनुदेशन विधि में। देखो, अपने सीखने की गति, सभी की गति सीखने की अलग अलग होती है। कोई छात्र तीव्र गति से चीज़ों को सीखता है, कोई सामान्य गति से, तो कोई धीमी गति से सीखता है। अब यहाँ पर जो खोज विधि है, संभाषण विधि है, प्रयोग विधि है, इन तीनों में नहीं बल्कि जो नियोजित अनुदेशन विधि है साथियों, जिसको अभिकर्मित अनुदेशन विधि के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्मली अगर मैं अभिकर्मित अनुदेशन लिख देता तो आपका आंसर डायरेक्टली अभिकर्मित अनुदेशन पे चला जाता, लेकिन अभिकर्मित अनुदेशन को ही नियोजित अनुदेशन के नाम से जाना जाता है। तो नियोजित अनुदेशन विधि में छात्र अपने सीखने की गति के अनुसार सीख सकता है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 8 की ओर। 8वां प्रश्न देखेंगे। वैज्ञानिक सिद्धांतों को स्पष्ट करने हेतु एक विज्ञान शिक्षक द्वारा साधारण सामग्री से निर्मित उपकरण कहलाता है। श्रव्य दृश्य उपकरण, आशु रचित उपकरण, क्रियाशील प्रतिरूप और स्थायी उपकरण। तो देखो 8वां प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है उसी प्रकार से आपको उत्तर देना है। शिक्षक स्वयं यहाँ पर साधारण जो सामग्री है उससे उपकरण का निर्माण कर रहा है। तो इस प्रकार का जो उपकरण होता है जिसका निर्माण शिक्षक के द्वारा स्वयं किया जाता है नॉर्मल चीज़ों से, उसको आशु रचित उपकरण के नाम से जाना जाएगा साथियों। सेकंड विकल्प आपके 8वें प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि टोटल 2500 प्रश्नों की सीरीज है साथियों। प्रत्येक टेस्ट में 25 प्रश्न करवाए जा रहे हैं और टेस्टों की संख्या 100 है। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर रहिएगा, एग्जाम तक पूरे 100 टेस्ट आपके लिए करवाए जाएंगे। प्रश्न नंबर 9 है, सह शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य होता है बालकों का बौद्धिक विकास करना, बालक का मानसिक विकास करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना और बालक का शारीरिक विकास करना। तो देखो शैक्षिक और सह शैक्षिक मतलब जो शिक्षा के साथ में अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उनका प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों बौद्धिक या मानसिक विकास ही नहीं बल्कि जैसे खेल वगैरह है, अंत्याक्षरी वगैरह, ये सह शैक्षिक कार्यक्रमों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इनका उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 9 में सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो 10वां प्रश्न देख लेते हैं। खेल खेल में भाषा की आरंभिक शिक्षा किस विधि में दी जाती है? ध्वनि साम्य विधि में, साहचर्य विधि में,
प्रश्नोत्तर विधि में और सामूहिक पाठ विधि में। तो देखो खेल खेल में भाषा की आरंभिक शिक्षा जिस विधि में दी जाती है उस विधि का नाम आपसे पूछा गया है। यहाँ पर प्रश्नोत्तर और सामूहिक पाठ ये खेल खेल नहीं है, बल्कि जो साहचर्य विधि है मैडम मारिया मोंटेसरी के द्वारा इस विधि का प्रतिपादन किया गया था। और इस विधि में ही साहचर्य जो विधि है, इस विधि में ही खेल खेल में भाषा की आरंभिक शिक्षा दी जाती है। साथियों, साहचर्य स्थापित बच्चों से करवाया जाता है खेल के माध्यम से। विकल्प 2 आपके प्रश्न नंबर 10 में सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ेंगे। तो 11वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 11, गणित में कक्ष में महत्व दिया जाता है। गणितीय विषय पर महत्व दिया जाता है। गणितीय विषय प्रक्रिया और तर्क पर महत्व दिया जाता है। समस्या समाधान की युक्तियों पर महत्व दिया जाता है और गणितीय एल्गोरिदम और प्रणाली पर महत्व दिया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों एग्जाम के लिए। जो गणित के कक्ष होता है इसमें किसको महत्व दिया जाता है, 11वें प्रश्न में आपको ये बताना है। तो देखो पहला विकल्प कह रहा है कि गणितीय विषय पर, और दूसरा विकल्प कह रहा है गणितीय विषय के साथ साथ गणितीय प्रक्रिया और तर्क पर। तो इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं तो ये आपका आंसर नहीं होगा। दूसरा, तीसरा या चौथा। तो साथियों राइट आंसर है गणित के कक्ष में गणितीय विषय प्रक्रिया और तर्क को महत्व दिया जाता है। विकल्प नंबर आपका 2 11वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 12वां प्रश्न देखेंगे। एक अध्यापक पाठ का विकास करने हेतु सूत्र स्थापित करता है। बताइए हर्बर्ट की पंचपदी में वह किस पद पर है? प्रस्तावना पर, प्रस्तुतिकरण पर, अभ्यास कार्य पर और उद्देश्य कथन पर। तो देखो यहाँ पर अध्यापक के द्वारा क्या किया जा रहा है साथियों, अध्यापक के द्वारा पाठ का विकास किया जा रहा है। तो विकास का नाम आते ही, पाठ के विकास का नाम आते ही हम प्रस्तावना पे नहीं रहेंगे, क्योंकि प्रस्तावना में तो बालकों का जो पूर्व ज्ञान है उसको जोड़ा जाता है नवीन ज्ञान को ग्रहण करने के लिए। जब यहाँ पर सूत्र स्थापित किया जाता है तो पाठ का विकास भी हो रहा है, सूत्र स्थापित किया जा रहा है, तो फिर वो जो अंश है उसको कहेंगे प्रस्तुतिकरण। विकल्प 2 आपके प्रश्न संख्या 12 में सही उत्तर होगा। दैनिक पाठ योजना का सबसे महत्वपूर्ण पद होता है साथियों ये प्रस्तुतिकरण जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। तो ओनली सेकंड विकल्प ही आपके 12वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे। तो चलिए 13वां प्रश्न देख लेंगे। रेखागणित के प्रश्नों को हल करना चाहिए निगमन विधि से, आगमन विधि से, प्रयोजना विधि से और विश्लेषण विधि से। तो देखो अंक गणित, रेखा गणित, बीज गणित, ये जो गणित की शाखाएं होती है, तो अब आपको यहाँ पर रेखा गणित के संबंध में बताना है कि जो रेखा गणित के प्रश्न होते हैं उनको किस विधि के द्वारा हल करना चाहिए साथियों। तो विकल्प में जब आगमन, निगमन, संश्लेषण, विश्लेषण इस प्रकार से दे रखा हो, अब यहाँ पर संश्लेषण तो नहीं दे रखा है बट विश्लेषण भी दे रखा है और आगमन भी दे रखा है। निगमन और प्रयोजना आपका आंसर नहीं होगा साथियों। अब यहाँ पर इन दोनों में बड़ा ही कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार आगमन करूँ या विश्लेषण करूँ। तो जब भी रेखा गणित के प्रश्नों की बात की जाए आपको विश्लेषण सही करना है साथियों। रेखा गणित की बात की जाए तभी करना आपको विश्लेषण। तो रेखा गणित के प्रश्नों को हल करना चाहिए किस विधि के द्वारा? विश्लेषण विधि के द्वारा। 13वें में आपके चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 14 है, छात्रों की रचनात्मक शक्ति का विकास होता है अंक गणित से, रेखा गणित शिक्षण से, बीज गणित शिक्षण से और इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर रचनात्मक शक्ति के विकास की बात की जा रही है साथियों। कोई नहीं वाला विकल्प आप हटा दो। अंक गणित शिक्षण, रेखा गणित शिक्षण, बीज गणित शिक्षण, 3 में से कौन सा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 14 में? तो देखो रचनात्मक शक्ति का विकास बीज गणित या अंक गणित से नहीं बल्कि रेखा गणित शिक्षण से होता है। किससे होता है? रेखा गणित शिक्षण से ही छात्रों की रचनात्मक शक्ति का विकास होता है, क्योंकि इसमें चित्र वगैरह बनाए जाते हैं, रचना की जाती है साथियों। इसलिए सेकंड विकल्प आपके 14वें प्रश्न का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे। यहाँ आपका दूसरा विकल्प सही है। तो 15वां प्रश्न, शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण होता है मूल्यांकन, प्रस्तावना, अनुदेशवाद और उद्देश्य। तो देखो शिक्षण प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है उद्देश्य निर्धारण, कि सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं कि बच्चों को जो हम पढ़ा रहे हैं आखिर उसका उद्देश्य क्या है। तो ये तो प्रथम चरण है और यहाँ पर पूछ क्या रहा है? आखिरी।
प्रस्तावना शुरुआत में की जाती है, अनुदेशवाद या मूल्यांकन। तो साथियों शिक्षण प्रक्रिया का जो आखिरी चरण है वो होता है मूल्यांकन करना। सबसे अंत में क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। तो 15वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे। तो 16वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 16 है, सामूहिक विचार विमर्श हेतु किस विधि का उपयोग किया जाता है? स्रोत संदर्भ विधि का, प्रयोजना विधि का, समस्या विधि का और कार्यगोष्ठी विधि का। देखो सामूहिक विचार विमर्श मतलब यहाँ पर एकल पद्धति द्वारा नहीं बल्कि सामूहिक पद्धति द्वारा शिक्षण किया जाना है। अब सामूहिक पद्धति इनमें से कौन सी है साथियों? कार्यगोष्ठी है। कार्यगोष्ठी में सामूहिक पद्धति का रूप अपनाया जाता है, इसलिए 16वें प्रश्न में आपके कार्यगोष्ठी वाला जो विकल्प है चौथा, वो 16वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 17वां प्रश्न नंबर 17 है आपके, सर्वप्रथम किस देश ने विद्यालय के पाठ्यक्रम में सामाजिक ज्ञान के विषय में जो सम्मिलित किया है वो है भारत, इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका। मतलब विद्यालय पाठ्यक्रम में सामाजिक ज्ञान विषय को सबसे पहले किस देश के द्वारा सम्मिलित किया गया है, इस प्रकार से आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर देख लेते हैं। आपके 17वें प्रश्न का सही उत्तर होगा कि सबसे पहले विद्यालय पाठ्यक्रम में सामाजिक ज्ञान के विषय को अमेरिका के द्वारा सम्मिलित किया गया था साथियों। 17वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की ओर। चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय में सामाजिक अध्ययन शिक्षण हेतु आप जिस शिक्षण विधि का सर्वाधिक प्रयोग करेंगे वह शिक्षण विधि है। भाषण विधि है, प्रदर्शन विधि है, समस्या समाधान विधि है और परिचर्चा विधि है। आपको मैं बता दूं शिक्षण विधियों की ये जो सीरीज चल रही है ये कॉमन शिक्षण विधियाँ है। कॉमन मतलब सभी सब्जेक्टों की, चाहे आप हिंदी से हो, चाहे आप गणित से हो, चाहे आप विज्ञान से हो, चाहे आप सामाजिक से हो, सभी विषयों के लिए साथियों ये शिक्षण विधियाँ बेहद उपयोगी है और अन्य जो विषय हैं उसके लिए भी बेहद उपयोगी है। तो चलो प्रश्न नंबर जो 18 है उसका आपको सही आंसर देना है कि 18वें प्रश्न में आपका कौन सा उत्तर सही रहेगा। देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालय में जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण है इसके लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे? भाषण विधि का सर्वाधिक प्रयोग करेंगे। भाषण विधि तो अध्यापक केंद्रित होती है, राइट आंसर नहीं है। परिचर्चा प्राथमिक विद्यालय में ज़्यादा उपयोगी नहीं मानी जाती है साथियों। समस्या समाधान या प्रदर्शन, तो 18वें प्रश्न में जो सही उत्तर है वो रहेगा प्रदर्शन विधि, क्योंकि प्रदर्शन विधि में छात्रों के सामने आप प्रदर्शन करोगे, छात्र उस चीज़ का अवलोकन करेंगे वो भी प्रत्यक्ष रूप से, तो कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें बच्चों को पढ़ा सकते हो और छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव भी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए दूसरा विकल्प आपके 18वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 19वां प्रश्न, फ्लैनल बोर्ड को सहायक सामग्री के रूप में जिस उपयोग में लिया जाता है वह उपयोग है। मतलब फ्लैनल बोर्ड का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? तो चित्रों को प्रदर्शित करने में किया जाता है, फिल्म स्ट्रिप को प्रदर्शित करने में किया जाता है, घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रदर्शित करने में किया जाता है या स्लाइड के प्रदर्शन में किया जाता है। साथियों फ्लैनल बोर्ड एक दृश्य सामग्री है। कैसी सामग्री है? एक दृश्य सामग्री है और इस सहायक सामग्री का प्रयोग चित्रों को प्रदर्शित करने में किया जाता है। मतलब फ्लैनल बोर्ड के ऊपर चित्र लगाए जाते हैं। तो 19वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ेंगे। 20वां प्रश्न है साथियों, सूक्ष्म शिक्षण कौन से सिद्धांत पर आधारित विधि है? प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत पर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर, संज्ञानात्मक अनुबंधन के सिद्धांत पर और उद्दीपक अनुबंधन के सिद्धांत पर। सूक्ष्म शिक्षण आपने किया होगा जब आपने डीएलएड मतलब बीएसटीसी या बीएड वगैरह की है, तो आपने वहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण किया होगा, माइक्रो टीचिंग इसको बोलते हैं। साथियों यह क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित विधि है, क्योंकि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में पुनर्बलन का प्रयोग किया जाता है क्रिया के बाद में। उसी प्रकार सूक्ष्म शिक्षण में भी जब शिक्षण कौशलों को सिखाया जाता है तो वहाँ पर भी क्रिया होने के बाद में पुनर्बलन का प्रयोग किया जाता है। तो
तो 20वें प्रश्न में आपके सेकंड विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 पे आते हैं। आपके प्रश्न नंबर 21 है, प्रयोगात्मक विधि में मार्गदर्शक होता है, प्रधानाचार्य होता है, छात्र होता है, प्रयोगशाला सहायक होता है या अध्यापक होता है। तो जो प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग हम करते हैं साथियों, प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग जिसमें छात्रों के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, तो प्रयोगशाला में ही प्रयोग हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए प्रयोगशाला सहायक इसका सही उत्तर नहीं होगा, बल्कि इसका सही उत्तर होगा अध्यापक। प्रयोगात्मक विधि में मार्गदर्शन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? अध्यापक के द्वारा किया जाता है। इसलिए चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 को देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 22, प्रतिरूप का प्रयोग निम्न कक्षा के लिए अधिक उपयोगी है, प्राथमिक कक्षा के लिए, माध्यमिक कक्षा के लिए, उच्च कक्षा के लिए और इनमें से कोई नहीं। तो अब आपके सामने तो 3 ही विकल्प बचे, कोई नहीं को तो हम यहाँ से हटा देंगे। तो साथियों प्रतिरूप को मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी का प्रतिरूप क्या है साथियों? ग्लोब है। तो इसका प्रयोग जो है यह किस कक्षा के लिए किया जाएगा? मतलब एक उदाहरण बताया है मैंने, जैसे ताजमहल के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो छोटा ताजमहल आप बच्चों के सामने लेकर आते हो। आप हाथी के बारे में पढ़ा रहे हो तो छोटा हाथी का जो प्रतिरूप है वो आप बच्चों के सामने ला रहे हो। प्रतिरूप का प्रयोग कब किया जाता है? जब वास्तविक चीज़, जो वास्तविक वस्तु होती है, वास्तविक वस्तु का प्रयोग कक्षा में करना संभव नहीं है, तब उसके प्रतिरूप का प्रयोग किया जाता है। और यह प्राथमिक कक्षा के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है साथियों। 22वें में आपके प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 को देख लेते हैं। तो आपके 23वां प्रश्न है, अधिगम परिस्थिति का निर्माण करने का आधार है शिक्षण विधि, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य और मूल्यांकन। तो मूल्यांकन तो सबसे अंत में किया जाता है, इससे अधिगम परिस्थितियां तो पहले उत्पन्न की जाती है, तो यह आपका आंसर नहीं है। उद्देश्य निर्धारण में क्या होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें क्लियर करते हैं इसमें कि पढ़ाने का आखिर उद्देश्य क्या है, ये चीज़ें उद्देश्य निर्धारण के अंतर्गत रखते हैं। प्रस्तुतिकरण या शिक्षण विधि। तो साथियों प्रश्न संख्या 23 में जो सही आंसर है, अधिगम परिस्थिति का निर्माण करने का आधार शिक्षण विधि को माना जाता है, क्योंकि इसी में हम ये चीज़ें क्लियर करते हैं कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, कौन सी विधि का हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, कौन कौन सी सहायक सामग्रियाँ यहाँ हम लाएंगे। तो ये सारी चीज़ें शिक्षण विधियाँ, क्या क्या क्रिया बच्चों के द्वारा करवानी है, अंतः क्रिया क्या क्या होगी, ये शिक्षण विधियों में निश्चित होता है। इसलिए विकल्प 1 आपके 23 में सही है। अब आज का सेकंड लास्ट मतलब 24वां प्रश्न, प्रोजेक्ट विधि में मतलब परियोजना विधि में विद्यार्थी करके सीखते हैं, विद्यार्थी देखकर सीखते हैं, विद्यार्थी अनुभव द्वारा सीखते हैं और सभी। तो यहाँ पर एक चीज़ है देखकर नहीं सीखते हैं, ये तो गलत है, ये गलत है, तो चौथा भी गलत हो गया। अब आपके सामने करके सीखते हैं या अनुभव द्वारा सीखते हैं। तो साथियों प्रोजेक्ट विधि जिसको क्या कहा जाता है? परियोजना विधि। जनक कौन है? सभी को पता होगा, जॉन ड्यूवी इसके जनक है। और जॉन ड्यूवी ने ये जो परियोजना विधि है इसमें करके सीखना बताया है, करके सीखने पर आधारित विधि मानी जाती है। इसलिए पहला विकल्प आपके 24 में सही है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और कम से कम 2 जगह शेयर वीडियो को जरूर करें, तभी हमारी मेहनत सफल हो पाएगी आपके लिए साथियों। हमें कुछ नहीं, बस इतनी चीज़ें आप जरूर किया करो। कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार हमें बता सकते हो किसी प्रश्न के संबंध में, या फिर आपको टेस्ट किस प्रकार से, पेपर किस प्रकार का लगा ये भी बता सकते हो। तो अंतिम और 25वां प्रश्न, हर्बर्ट का प्रथम पद जिसको कहते हैं प्रस्तावना, इसका विकास होता है मौखिक कार्य द्वारा होता है, लिखित कार्य द्वारा होता है, परीक्षा के द्वारा होता है और इनमें से सभी। तो भाई प्रस्तावना का विकास हम परीक्षा करके थोड़ी करते हैं, तीसरा गलत, चौथा गलत, मौखिक या लिखित कार्य से। तो साथियों प्रस्तावना का विकास हम लिखित कार्य के रूप में नहीं बल्कि मौखिक कार्य के द्वारा करते हैं, क्योंकि प्रस्तावना के प्रश्न हम मौखिक रूप से पूछते हैं। तो विकल्प 1 आपके 25 का सही उत्तर है। यह आपके पेपर नंबर कौन सा क्लियर हुआ? 42वां पेपर क्लियर हुआ साथियों। अब आपके 58 जो पेपर है वो आना और बाकी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।